गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी उष्मागतिकी प्रथम या थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने उष्मागतिकी का जीरो नियम और उसके बाद में उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था। प्रथम नियम का स्टेटमेंट था यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड होता है। इस कारण से इसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इसका डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ये लिखा था। और उसके बाद में हमने इसमें जो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है, इन सभी प्रोसेस के अंदर उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट एंथैल्पी। तो इसमें आता है कि एंथैल्पी को हम किससे शो करते हैं, तो एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एंथैल्पी को किससे प्रदर्शित या शो किया जाएगा, कैपिटल एच से। अब आती है बात की एंथैल्पी है क्या, तो इसमें आता है कि एंथैल्पी है वो ऊर्जा का ही क्या होती है, एक रूप होती है। एनर्जी या ऊर्जा, ऊर्जा का ही एक रूप क्या होगी, एंथैल्पी। ऊर्जा को हम एंथैल्पी कब कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी ये सारे एक ही बात है। तो ऊर्जा को हम एंथैल्पी कब कहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे। यदि कोई भी सिस्टम है वो सिस्टम यदि कांस्टेंट प्रेशर या स्थिर दाब पे कार्य कर रहा है या उस सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रही है उस टाइम यदि सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होता है, दाब नियतांक होता है, स्थिर होता है, उस समय हम सिस्टम की एनर्जी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी से कहा जाएगा। तो स्थिर दाब पर किसी भी सिस्टम की एनर्जी को हम एंथैल्पी कहेंगे और इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में आता है कि एंथैल्पी है वो क्या, एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। इसके साथ साथ में आएगा कि एंथैल्पी है वो साथ में क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। सिस्टम के दो प्रकार के फंक्शन बताए थे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसमें से एंथैल्पी है स्टेट फंक्शन रहेगी और प्रॉपर्टी है सिस्टम की दो प्रकार के बताए थे, इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो रहेगी, यानी मात्रात्मक गुण या फिर विस्तृत गुण रहेगी। तो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन अवस्था फलन है और ये क्या कहलाती है, और साथ में क्या बोलेंगे इसको, मात्रात्मक या विस्तृत गुण है वो कहलाती है। अब इसमें किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी, जैसे हम किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को ज्ञात नहीं कर सकते, केवल आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन या चेंज को बोम कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात करेंगे। और बोम कैलोरीमीटर में जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वे सारी कांस्टेंट वॉल्यूम या स्थिर आयतन पर संपन्न होते हैं। उसी प्रकार से हम किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ पे सिस्टम की एंथैल्पी में जो चेंज होता है डेल एच उसको ज्ञात करते हैं। तो किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, केवल सिस्टम की एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन को ही ज्ञात करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या आएगा कि सिस्टम की एंथैल्पी क्या होता है, तो इसमें आता है सिस्टम की एंथैल्पी है वो आंतरिक ऊर्जा प्लस में पीवी दाब आयतन, आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन का योगफल क्या होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है। अब हमने एक लाइन इससे पहले ही बोल दी कि एंथैल्पी है किसी भी सिस्टम की उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम ज्ञात क्या करते हैं, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है डेल एच उसे ज्ञात करते हैं। तो इस समीकरण में हम एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच ज्ञात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सभी के आगे डेल लगा देंगे, चेंज डेल ई प्लस में डेल पीवी, ये बन गया इससे। अब ये डेल पी के आगे भी और वी के आगे भी, तो इससे दो समीकरण बनेंगी, वो कौन सी रहेंगी, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में पी डेल वी। एक बार तो हमने क्या किया कि ये डेल वी के आगे लगा दिया, पी को ऐसे कैसे रख लिया, दूसरे में हम ये डेल पी के आगे लगाएंगे, वी सेम रख लेंगे, तो क्या बनेगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में वी डेल पी दोनों। वैसे इस समीकरण को जब हम खोल के लिखते हैं ना ओपन करके, तो ये क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में पी डेल वी प्लस में वी डेल पी, इस रूप से लिखी जाएगी। तो हमने क्या किया, एक बार पी डेल वी लिख दिया और एक बार इसकी जगह क्या लिख दिया, वी डेल पी लिख दिया। अभी दोनों रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में होती हैं, अलग अलग कंडीशन कौन सी होगी, यदि हम इस रिएक्शन में क्या करें, ये जो रिएक्शन इस रिएक्शन को ओपन करने पे खोल के लिखने पे बन रही है, इस रिएक्शन पे हम कंडीशन लगाएं किसकी, कांस्टेंट प्रेशर की।
कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पे क्या होगा, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे डेल P आयतन में सॉरी दाब में परिवर्तन जीरो रहेगा, तो डेल P यहाँ पे है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल P जीरो, डेल P जीरो तो जीरो को V से गुणा करेंगे, जीरो पूरा क्या हो गया जीरो, तो क्या बचेगा P डेल V, तो ये तो कब बनेगी कांस्टेंट प्रेशर पे। और यदि हम क्या रखें, वॉल्यूम या आयतन को कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आयतन में परिवर्तन डेल V क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो इस वाले इक्वेशन में डेल V जीरो है, आयतन में परिवर्तन, तो जीरो को P से गुणा किया, जीरो पूरी टर्म जीरो होगी, तो इसके बाद में क्या बचेगी V डेल P, तो ये लिख दिया। तो ये वाली समीकरण कब बनेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी में चेंज इस प्रकार से शो किया जाता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंथैल्पी में चेंज है वो इस नीचे वाले समीकरण के द्वारा शो किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पे हम लिख देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये समीकरण दोनों समीकरण इस वाले समीकरण से यहाँ पे बन रही है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, कौन ये सब बातें आ गई इसमें। अब देखो इस वाले के अंदर ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, P स्टेट फंक्शन है, V स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। इसी समीकरण में इंटरनल एनर्जी, दाब और आयतन तीनों ही क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मात्रात्मक गुणधर्म है, तो एच भी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मान लीजिए। अब इसी समीकरण में देखें आप नेक्स्ट क्या रहेगा, इसी समीकरण में हम क्या लिखेंगे, ये वाली समीकरण कौन, क्योंकि एंथैल्पी तो किस पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो हम केवल इसी समीकरण की बात करेंगे जो कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे लिखी हुई है। तो समीकरण बनेगी अपनी कांस्टेंट प्रेशर पे डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस में P डेल V, समीकरण बन गई। अब इस समीकरण में चेंज क्या करेंगे हम, कि अपने को पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या बनेगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या रहेगी अपनी, PV इज इक्वल टू nRT, कांस्टेंट प्रेशर है तो आयतन में चेंज किससे लिखेंगे, P डेल V से लिखेंगे, तो यहाँ पे चेंज किस में होगा, R और T की तो क्या है कांस्टेंट है, तो चेंज किस में होगा, N में, N क्या है यहाँ पे मोलों की संख्या, डेल N का मतलब क्या है, प्रोडक्ट के मोल माइनस में रिएक्टेंट के मोल, डेल एन, और ये गैसीय अभिक्रियाओं पे क्योंकि दाब है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, सिर्फ गैसीय अभिक्रिया में पड़ता है, तो ये रिएक्शन बनेगी डेल NgRT। अब इस समीकरण में हम ये वाले डेल NgRT वैल्यू रखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बनेगी, जैसे हमने इक्वेशन ले लिया 1 2 3, ये 3 वाली मान लेंगे, इसको मान लेंगे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, P डेल V की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या बनेगा, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस में डेल NgRT। ये जो 5 नंबर समीकरण बनी है अपनी, इस समीकरण में डेल Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें गैसीय रिएक्टेंट हो, उस गैसीय रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करने पर यहाँ पे हमें डेल Ng प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या है डेल H, डेल H क्या है, स्थिर दाब पर या कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम की जो हीट है, उष्मा है, ऊर्जा है, उसी को तुम क्या बोले, एंथैल्पी बोले। तो यहाँ पे हम डेल H की जगह क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे इसलिए QP, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम की उष्मा है तो क्या है डेल H है, और डेली क्या है, डेली होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम की उष्मा या हीट क्या हो जाएगी, डेली, तो डेल H की जगह हम QP लिख सकते हैं और डेली की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QV लिख सकते हैं, तो ये बनेगी 6 नंबर समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। 5 नंबर इक्वेशन में डेल H की जगह QP और डेल E की जगह क्या रखेंगे, QV रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, या फिर ये तो कंप्लीट हो गया, ऊपर से स्टार्ट करें इसमें, तो इसमें रहेगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो इसमें आएगा QP इज इक्वल टू QV प्लस में डेल NgRT, QP और QV हमने इसकी जगह लिख दी, तो ये बनेगी अपनी समीकरण नंबर 7, ठीक है।
ये आएगा इसमें एंथैल्पी में। अब इस समीकरण में देखो ये सब कंप्लीट होने के बाद में अपने को इस समीकरण से कुछ नोट लगा के लिखेंगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, गैसीय रिएक्शन है, उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो देखें नोट लगा के लिखेंगे। 3 रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट में क्या लिखना है अपने को, जैसे रिएक्शन हो रही है H2 प्लस में I2, गैसीय हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रही है 2HI। ये भी किसके रूप में बन रहा है, गैसीय फॉर्म में बन रहा है, बन गए। ये केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि डेल NG ज्ञात करेंगे। डेल NG का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2 हैं, माइनस में रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 1 और 1 2 गए, 2 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 0। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या में अंतर कितना आ गया, 0। अपनी रिएक्शन कौन सी थी, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस में डेल NG/RT। ये रिएक्शन थी अपने, डेल NG 0 है, ये 0 है, तो ये पूरा ही टर्म क्या रहेगी, 0। तो यहाँ पे आएगा अपना डेल H इज इक्वल टू डेल E। तो इसमें आता है कि यदि डेल NG 0 हो, यहाँ पे लिखेंगे इफ डेल NG इज इक्वल टू 0, यदि प्रोडक्ट और किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या में डिफरेंस 0 हो, तो वहां पे उस रिएक्शन की डेल H और डेल यानी एंथैल्पी में चेंज और इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर रहेगा। ये हमने इसका एग्जांपल किया है यहाँ पे H2 प्लस में I2। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, इसके अंदर सेकेंड आएगा इसमें इफ डेल NG इज 0 से ज्यादा हो, पॉजिटिव में वैल्यू है 0 से ज्यादा, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है, ऐसी केमिकल रिएक्शन कौन सी रहेगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि जैसे PCl5 है, इसने क्या किया, रिएक्शन होगी तो ये ब्रेक होकर के डिसोसिएट होकर PCl3 का मॉलिक्यूल प्लस में एक बना लिया इसने Cl2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डेल NG क्या रहेगा, डेल NG इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, एक और एक PCl3 का, एक Cl2 का, 2 हो गए, माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट केवल 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1। 1 का मतलब पॉजिटिव आ गया डेल NG। इस वाले रिएक्शन में क्या आएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस में डेल NG/RT। अब डेल NG की जगह अपना 1 है, 1 को हम RT से गुणा करेंगे तो पूरा ही क्या आएगा, RT, मतलब RT कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब देखिए इसमें डेल H की वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि डेल E में जब हम RT को ऐड करेंगे तब ये डेल H के बराबर होगा। तो इस रिएक्शन के लिए यानी वे रिएक्शन जिनमें डेल NG की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर इसमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो ऐसे रिएक्शन के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन है वो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन से क्या होगा, बड़ा या ज्यादा होता है। आगे आपकी रिएक्शन, उसके बाद में थर्ड रिएक्शन देखें आपकी, यहाँ पे थर्ड केस बनेगा इसमें इफ डेल NG नेगेटिव 0 से क्या रहे, छोटा रहे, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, 0 से कम है, यानी इसका मतलब है कि वे केमिकल रिएक्शन या वे गैसीय रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट के मोलों की संख्या रिएक्टेंट के मोलों की संख्या से कम हो। तो ऐसा एग्जांपल रहेगा आपके, जैसे देखो N2 नाइट्रोजन गैस प्लस में 3H2 हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करके 2NH3 का फॉर्मेशन है यहाँ पे करेंगी गैसीय फॉर्म में, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए डेल NG क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 3 तो हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, 3 और 1 4,
माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू -2, यानी डेल एन जी की वैल्यू क्या है, 0 से कम है या फिर नेगेटिव में आ गई। इस रिएक्शन में क्या आएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस में डेल एन जी आर टी। इस रिएक्शन में डेल एन जी की जगह हम क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू कटने के बाद में बनेगी -2 आर टी। अब इस समीकरण से यहाँ पे देखने पे स्पष्ट हो रहा है कि यदि डेल ई में से यदि हम इतनी वैल्यू माइनस करेंगे 2 आर टी जितना कम करेंगे तब डेल एच बनेगा, यानी कि डेल एच क्या है, कम है, और डेल ई क्या है, ज्यादा है। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा अपना डेल एच डेल ई, यानी कि वे केमिकल रिएक्शन या वे गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट के मोलों की संख्या रिएक्टेंट के मोलों की संख्या से कम हो, अर्थात जिनके लिए डेल एन जी क्या हो, नेगेटिव हो, उन रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज एंथैल्पी में चेंज से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बनेंगे इसमें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में आपस में रिलेशन है वो किस प्रकार से रखेंगे। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंथैल्पी के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हिंदी में हम इसको बोलेंगे ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता, ठीक है। इसमें आता है ऊष्माधारिता में किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा। ऊष्माधारिता क्या, ऊष्मा की मात्रा होती है। तो किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा की वह मात्रा जो सिस्टम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वह उस सिस्टम की या उस पदार्थ की ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाती है। या फिर हम इस प्रकार से बोलते हैं इसको कि किसी सिस्टम या किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस सिस्टम की ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाती है और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो किसी सिस्टम का टेम्परेचर या किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, उस सिस्टम या पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब ऊष्माधारिता को सी से प्रदर्शित करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी टेम्परेचर में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे ग्रोथ इन टेम्परेचर या ताप में वृद्धि, क्या देंगे, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होगी यहाँ पे, आवश्यक। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या आवश्यक ऊष्मा डिवाइडेड बाय ग्रोथ इन टेम्परेचर, इनका जो रेशियो ऊष्माधारिता कहलाएगा। तो इसके फॉर्मूले को हम जैसे मैथ में लिखें तो क्या बनेगा, ऊष्माधारिता को कैपिटल सी से लिखेंगे, आवश्यक ऊष्मा रहेगी डी क्यू और ताप में वृद्धि हो जाएगी डी टी। ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ऊष्माधारिता का। उसमें बाद में आता है कि ऊष्माधारिता के यूनिट्स या मात्रक क्या होंगे। तो यूनिट्स में ऊपर क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा को यदि हम कैलोरी में प्रदर्शित करें और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, उसमें चेंज या टेम्परेचर में ग्रोथ होगी यहाँ पे आ रही है। टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखेंगे तो कैलोरी पर केल्विन, केल्विन नीचे लिखा जाएगा। तो ये ऊष्मा तो कैलोरी में, टेम्परेचर केल्विन में, तो केल्विन ऊपर आएगा। तो या फिर इसको कैलोरी केल्विन इनवर्स लिखें या फिर क्या लगा दें, पर लगा दें, कैलोरी केल्विन इनवर्स है या फिर जूल केल्विन जूल पर केल्विन। ये सारी किसकी हो जाएंगी, ऊष्माधारिता के यूनिट्स है वो हो जाएंगी। डिग्री सेंटीग्रेड में करते कैलोरी, यदि टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में करें तो कैलोरी पर सेंटीग्रेड जूल पर सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में करें तो इस प्रकार से लिख लेते हैं कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहेंगे इसके यूनिट्स। उसके बाद में आते जो हीट कैपेसिटी होती है ऊष्माधारिता, वो क्या है, पदार्थ का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव यानी विस्तृत या मात्रात्मक गुणधर्म है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी में 3-4 बातें। तो डेफिनेशन कि किसी भी पदार्थ का ताप है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाएगी। कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा, यूनिट्स रहेंगी ये वाली, और ये
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मात्रात्मक गुणधर्म या विस्तृत गुणधर्म कहलाती है। नेक्स्ट में देखिए, इसमें सेकंड ऊष्माधारिता के बाद में रहेगी मोलर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता के बाद में नेक्स्ट आएगी यहाँ पे अपनी मोलर ऊष्माधारिता। वही है, टेम्परेचर क्या करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्माधारिता का मतलब क्या हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब मोलर में क्या हो जाएगा, ये जो विशिष्ट ऊष्माधारिता में हमने नहीं लिखा कि पदार्थ कितना है, कितने ग्राम है, लेकिन मोलर में हम क्या लिखेंगे कि 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग इसी में रहेगी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी यानी मोलर ऊष्माधारिता। तो इस मोलर ऊष्माधारिता में आ जाएगा कि 1 मोल n की वैल्यू क्या है 1 मोल। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी मोलर ऊष्माधारिता या मोलर हीट कैपेसिटी के नाम से जानी जाती है। और इसे कैपिटल C के नीचे m लगा के प्रदर्शित करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा Cm इज इक्वल टू C अपॉन में C तो क्या है यहाँ पे ऊष्माधारिता, C अपॉन में n, नंबर ऑफ मोल का हम उसमें क्या दे देंगे भाग दे देंगे। अब ये तो क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ मोल का भाग देंगे, ये भी एक्सटेंसिव ये भी एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या रहता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो मात्रात्मक गुणधर्मों का अनुपात रिजल्ट में क्या बनाएगा एक विशिष्ट गुणधर्म बनाएगा, गहन गुणधर्म बनाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएगा। तो सीएम यहाँ पे क्या रहेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में हम लिखेंगे कि ये है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुणधर्म या विशिष्ट गुणधर्म होती है, जबकि ऊष्माधारिता क्या थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। अब इसकी यूनिट्स लिखें यदि हम मोलर ऊष्माधारिता तो वो किस में आएगी, ऊष्माधारिता क्या होती है जैसे कैलोरी केल्विन इनवर्स, ये होती है ऊष्माधारिता C की। n की क्या रहेगी मोल में आएगी, नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा मोल इनवर्स। या फिर इसको हम क्या लिखते हैं कैलोरी की जगह जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर हम क्या लिखें इसको कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर इसको लिखें जूल डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और मोल इनवर्स। ये सारे रहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी के यूनिट। अब मोलर हीट कैपेसिटी के बाद में तीसरी हीट कैपेसिटी रहेगी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हिंदी में बोलेंगे हम इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो थर्ड रहेगी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी क्या है ऊष्माधारिता ही है। ये भी क्या है किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। लेकिन जैसे मोलर ऊष्माधारिता में हमने क्या किया फिक्स कर दिया कि पदार्थ के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर ऊष्माधारिता है। उसी प्रकार से विशिष्ट ऊष्माधारिता में हमने क्या किया पदार्थ का जो वेट है वो हमने फिक्स कर दिया, वो कितना रखा हमने 1 ग्राम। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, तो प्रदर्शित किससे कर देंगे इसको हम C या फिर CG ग्राम से इसको हम प्रदर्शित कर देंगे, या अकेले C से भी इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या तो CG से लिखें ग्राम में ना, या फिर हम स्मॉल c से लिख देंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसको, फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C नॉर्मल ऊष्माधारिता डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम बोल देंगे मोलिक्यूलर मास अणुभार। ठीक है, अणुभार से जब हम ऊष्माधारिता को डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्राप्त होगी। ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जो मोलिकुलर मास क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो का रहेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसकी यूनिट्स की बात, तो यूनिट्स में ये तो सेम ही रहेंगे, ये यूनिट तो ऊपर वाले सी की है उष्माधारिता की, केवल मोलिकुलर मास इसमें लिख देंगे हम ग्राम इनवर्स, ग्राम इनवर्स, इसका ग्राम इनवर्स और इसमें ग्राम इनवर्स। ये रहेगी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स। तीन प्रकार कैपेसिटी होगी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें से हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो हीट कैपेसिटी थी उसमें हमने क्या लिखा था कि किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर, हमने ये नहीं कहा कि कितना है पदार्थ, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हीट कैपेसिटी। मोलर में क्या लिख देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी में किसी पदार्थ के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ का या किसी पदार्थ के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। स्मॉल सी से इसे प्रदर्शित करेंगे, वैल्यू रहेगी इसका फॉर्मूला उष्माधारिता, उसके नीचे आएगा मोलिकुलर मास, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और ये वाली इसकी क्या रहेंगी, यूनिट्स। ये थी आपके तीनों प्रकार की हीट कैपेसिटी। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट में आएगा अपने ये जो हीट कैपेसिटी होती है ये दो प्रकार की होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी, या फिर हम कैलोरी किसको बोलते हैं, क्विज का पूछ जाता है कि कैलोरी, कैलोरी मात्रा लिखते हैं ना उष्मा का मात्रा कैलोरी, वो क्या रहेगा, इसमें आएगा कि 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 14 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हम जल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, कितने जल का, तो 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 14 से 15 कर दिया तो 1 डिग्री बढ़ गया, तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी के बराबर होती है। तो ये 1 कैलोरी की डेफिनेशन रहेगी कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी के बराबर होती है। अभी हमने बोला था कि जो हीट कैपेसिटी होती है उष्माधारिता दो प्रकार की होती है, एक तो यहाँ पे रहेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता को हम CV से लिख देंगे। ये क्या होता है, dQ अपॉन में dt, ये तो पता ही अपने dQ अपॉन में dt है, उष्माधारिता का फॉर्मूला रहेगा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डिवाइडेड बाय ताप में इंक्रीज या वृद्धि, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, V लगा देंगे। अपने को पता है कि dQV का मतलब क्या है, QV किसके बराबर होता है, पीछे एंथैल्पी में पढ़ा था डेल H, स्थिर दाब पर, सॉरी डेल H नहीं होता डेल E होगा, लेकिन स्थिर आयतन पर उष्मा को QV से लिखेंगे, और वही स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, डेल E। स्थिर आयतन पर ऊर्जा को हम आंतरिक ऊर्जा से प्रदर्शित करते हैं, तो इस फॉर्मूले में हम dQ की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल E लिख सकते हैं। फॉर्मूले में क्या बनेगा, CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन में dt, या फिर हम इसको ऐसे लिखें कि DE अपॉन में dt, ये बन गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं कि DE आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, CV dt के बराबर रहेगा। समीकरण नंबर 1 से बनी नहीं ना कि अपने D एक साइड में रख देंगे, dt इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे भाग में इस साइड में आके किस में लिखा जाएगा, ये गुणा में लिखा जाएगा। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो ये CV है वो क्या है, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। तो इस समीकरण में CV क्या रहेगा, तो CV के लिए लिखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। इसी समीकरण से हम क्या बनाएंगे, DE इज इक्वल टू, यदि हमें इसमें क्या चेंज करना हो, यदि इसको हम लिख दें NCV dt, एल लगा दिया ना, नंबर ऑफ मोल बन गए, मोलों की संख्या ऐड कर दी, तब यहाँ पे CV है तो उष्माधारिता, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे CV क्या बनेगी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर उष्माधारिता के नाम से जानी जाएगी। यदि इसी को हम किस प्रकार से लिखें, ग्राम में चेंज करके लिखते हैं तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, डेल या फिर DE
इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। एम का मतलब मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास किस में आता है, तो यहाँ पे अब सी वी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से जाना जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चेंज क्या किया है, मोल लगा दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी बन गई सीवी यहाँ पे, और मोलिकुलर मास लगाते ही ये सीवी क्या बन गया यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो बन गई है। उसके बाद देखें, ये थी इसमें फर्स्ट कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता है। ऊष्माधारिता दो प्रकार की बताई थी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वैल्यू पे आली आ गई सीवी है, वो कांस्टेंट किसकी रहेगी, वॉल्यूम वाले। उसके बाद में हम सेकंड लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ऊष्माधारिता वो सेकंड प्रकार है, वो रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। देखिए इसमें चेंज क्या रहेगा, इसमें आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्थिर ऊष्माधारिता क्या रहेगा, Cv इज इक्वल टू वही रहेगा इसमें dq अपॉन में dt, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर है Cp लिखेंगे, यहाँ पे P लगा देंगे, ब्रैकेट के बाद P लगाने का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे। अपने को पता है कांस्टेंट प्रेशर पे ऊष्मा किसके बराबर होती है, ऊष्माधारिता सॉरी एंथैल्पी के बराबर होगी, dH से भी लिख सकते हैं dq को। इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, dq की जगह हमने dH रख दिया। अब हमें P लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पे dq को हम एंथैल्पी या कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम की ऊष्मा है उसको हम किससे बोलते हैं, एंथैल्पी से बोलते हैं। ये बन गई समीकरण नंबर 2 बन गई। इस समीकरण नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, dH एक साइड में लिख लिया, इज इक्वल टू Cp dt, इज इक्वल टू Cp dt, dt भाग में इस साइड आगे गुणा में आ गया। अब इसमें लिखेंगे इस समीकरण में जो Cp है वो क्या है, स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। इसी समीकरण में हमने इसलिए लिख दिया कि dH इज इक्वल टू NCP dt। इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं dH इज इक्वल टू MCP dt। इस समीकरण में जो Cp है और इस समीकरण में जो Cp है उसके नाम चेंज हो गए, क्या बनेंगे, ये तो रहेगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये रहेगा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कौन, ये जो हीट कैपेसिटी दो प्रकार की होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी आपकी किसके बराबर होगी, Cv के बराबर होगी। यूनिट्स पहले लिखी भी हैं आपकी, वही रह जाएंगी। ये होगी आपकी दो प्रकार की ऊष्माधारिता। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक को देखें, रिलेशन देखना है अपने को, रिलेशन इन बिटवीन Cp and Cv for 1 मोल आइडियल गैस। एक मोल आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। स्थिर दाब पे ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, इन दोनों में एक मोल आदर्श गैस के लिए रिलेशन है वो क्या रहेगा, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए अपने का एंथैल्पी क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एंथैल्पी क्या होती है। तो एंथैल्पी एंथैल्पी क्या रहेगी, H इज इक्वल टू E प्लस में PV के नाम से जानी चाहिए। अब आदर्श गैस समीकरण है वो क्या रहेगी अपनी, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहेगी, PV इज इक्वल टू nRT। एक मोल के लिए ज्ञात करनी है तो हम इसे लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल। एक मोल के लिए तो n की जगह एक लिखेंगे तो समीकरण बनेगी PV इज इक्वल टू RT। दो नंबर समीकरण बोलेंगे। अब इस समीकरण में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा यहाँ पे कि PV की जगह हम क्या रख सकते हैं इस समीकरण में RT लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बनेगा H इज इक्वल टू E प्लस में RT। ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण को हमें ताप के साथ में क्या करना है, अवकलित करना है। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 3 का ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, DH इज इक्वल टू DT। ताप के सापेक्ष अवकलन किया है, इसका बनेगा DH
सॉरी डीई अपॉन में dt, और इसका ताप के सापेक्ष के टी से ये टी कैंसिल, तो यहाँ पे इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि r क्या बचेगा कांस्टेंट, ताप के सापेक्ष क्या टी नीचे टी से ये टी कैंसिल, और इस r कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का कभी भी अवकलन या डिफरेंशियल नहीं होता है। तो इस समीकरण में यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 का ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें समीकरण नंबर कौन सी प्राप्त होगी, 4 नंबर समीकरण वो प्राप्त होगी। अब हमें पता है dH अपॉन में dt, dH अपॉन में dt क्या होता है Cp, Cp इक्वल टू क्या होता है dH अपॉन में dt, और Cv इक्वल टू क्या होता है de अपॉन में dt। इस समीकरण में इसकी जगह रख सकते हैं Cp और इसकी जगह रख सकते हैं Cv, इन दोनों से प्लस में क्या आ जाएगा r आ जाएगा। यदि Cv को हम इस साइड ले जाए तो माइनस में आएगा, तो इस 5 नंबर समीकरण से बाद में चेंज हो क्या बनेगा कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, Cv इस साइड जाएगा माइनस में लिखा जाएगा, तो ये बन गया। यदि हम इन दोनों का रेशियो लिखेंगे स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, ये इसका जो रेशियो है किसके बराबर आता है गामा के बराबर आता है। तो दो रिलेशन बन गए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, Cp अपॉन में Cv इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है रिलेशन बता रहा है एक मोल आइडियल गैस के लिए Cp और Cv में, ये कहलाएगा यहाँ पे मेयर फॉर्मूला। तो एक नंबर में आपसे पूछा जाए कि मेयर फॉर्मूला क्या है, तो ये लिखना है Cp माइनस Cv इक्वल टू r, और ये क्या है यहाँ पे पॉइजन रेशियो, रेशियो है ना Cp और Cv में, तो यहाँ पे इस रेशियो का नाम रहेगा पॉइजन रेशियो। ये साइंटिस्ट के नाम है पॉइजन और मेयर, मेयर ने ये बताया तो मेयर फॉर्मूला, पॉइजन ने ये बताया तो ये क्या बनेगा पॉइजन रेशियो बनेगा। ये दो रिलेशन निकले अपने एक मोल आइडियल गैस के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल की क्लास में।